तो बच्चा पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड लेक्चर होगा आपका कॉस्ट शीट का आज यहाँ पर, ठीक है। थर्ड लेक्चर के अंदर आज बहुत सारी एडवांस चीजें हम करने वाले हैं कॉस्ट शीट के अंदर, एडवांस। यस, ओके भैया। एक बार स्टडी मटेरियल में आना चाहता हूँ, मेरे को ना आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखोगे एक बार स्टडी मटेरियल का, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है। एक सेकंड, क्योंकि हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम प्रिंटिंग से काम चलाते हैं। यस ध्रुव, मैंने देखा है। अनुष्का अब मेरे ख्याल से तो नहीं होंगी, एक या फिर और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, एक एक वन मोर, बट नॉट मोर देन दैट, तो मे बी इट्स गोइंग टू बी लास्ट। ओके, तो स्टडी मटेरियल का ये देखो मेरे पास प्रिंटेड फॉर्मेट में है, ठीक है। चलो तुषार क्या बोल रहे हैं, सर सॉल्व भी करा के देखा। ओके, चलो तो ये वाला क्वेश्चन हम एक बार ट्राई कर रहे, ट्राई देखते हैं। चलो, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है नहीं। MNQ LLP सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2022 बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, सेल्स फॉर द ईयर 2,75,000, ठीक है, 2,75,000 हो गया। बस एक चीज गलत हुई है, अच्छा, सेल्स हमको देके रखा है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग देके रखा है, परचेज ऑफ मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर देके रखा है, और परचेज देके रखा है, ठीक है। हमको पता है क्या करना है इसका। डायरेक्ट लेबर देके रखा है, ओके। फैक्ट्री का ओवरहेड 60% है डायरेक्ट लेबर का, हमको पता है क्या ये चीज क्या करते हैं। यस, एक सेकेंड, स्क्रीन आई थिंक तुम लोगों को विजिबल नहीं है ना। यस, ये देखो अब विजिबल है, ठीक है। 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ओके। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, फिनिश गुड WIP दोनों देके रखा है। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग बोल रहा है 10% ले लेना सेल्स का, और एडमिनिस्ट्रेटिव बोल रहा है 5% ले लेना सेल्स का। मेरे को बताओ आप लोगों को कोई आपत्ति है क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है कि 10% ले लो, 5% ले लो एडमिन सेल्स का, एब्जॉर्प्शन के लिए बोल रहा है। आप लोग मेरे को प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है सेलिंग एक्सपेंस ले लो 10% सेल्स का और एडमिन ले लो 5% सेल्स का, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई भी बच्चा मुंह फुला के नहीं बैठ जाएगा, कोई भी बच्चा मुंह फुला के नहीं बैठ जाएगा। क्यों? ऑल टुगेदर तुम लोगों को देखने से लगेगा कुछ गलत है, तुम लोगों को देखने से लगेगा कुछ गलत है, क्या गलत है भैया? सेल्स का क्यों ले रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को तो भैया हमको लेना चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG, ओके। और भैया सेलिंग को ले सकते हैं सेल्स के बेसिस पे, चलो एक बार को मान लेते हैं पर एडमिन तो गलत दिख रहा है। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाले अलग अलग बेसिस पे निकालते हैं। मैं तुम लोगों को कल पिछली क्लास पे ही बोला था, कल की क्लास में, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाले अलग अलग बेसिस पे निकालते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। पेपर में क्वेश्चन ही भगवान है, एक चीज तुम यहां पर लिख सकते हो, हमेशा दिमाग में ये चीज आपको बैठा के रखनी है कि पेपर में क्वेश्चन ही भगवान है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये, और दूसरी चीज ये, और दूसरी चीज ये, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टडी मटेरियल का जो सॉल्यूशन होगा, जो स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन होगा वो हमारे लॉजिक के बिल्कुल अपोजिट जा रहा होगा, मतलब हमारा लॉजिक कहीं और, स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन कहीं और, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप लॉजिक से भी फाइट नहीं कर सकते हो, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, एकदम कड़वा सच है, एक्सेप्ट कर लो आज ही की डेट में। अभी आपकी चौथी क्लास चल रही है, बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं है, तो आज ही आप एक्सेप्ट कर लो इस चीज को कि हमको स्टडी मटेरियल के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। अभी फिलहाल हमारा टारगेट एग्जाम क्लियर करना, ज्ञान हम बाद में लगाएंगे, जब हम जॉब करेंगे, जब प्रैक्टिसिंग करेंगे, तब हम वहां पर अपने ज्ञान का सदुपयोग कर सकते हैं। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो इंस्टीट्यूट बोलते हैं वही हम फॉलो कर देते हैं, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना चाहेंगे या मैं करवा देता हूँ साइड बाय साइड? तो फटाफट से आप लोग अपने मॉड्यूल से करो ये क्वेश्चन सॉल्व, और मैं भी यहाँ पर साइड बाय साइड सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इनिशियल लेवल पे है तो भले इजी क्वेश्चन भी है तो भी सॉल्व कराए जाएंगे आपको, बाद में इजी क्वेश्चन होमवर्क देके डिस्कस करके डन डनाडन कर दिए जाएंगे। ओके, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, 2023 का है ना, मार्च 2022 का है, ओके।
अमाउंट, सीरियल नंबर बच्चों आप लोग प्लीज ट्राई करोगे ना, प्लीज एकदम पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, एकदम बेसिक सा टाइम पास क्वेश्चन है, कर लो, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा कि हाँ चलो कुछ तो बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग यूज किया है इन्वेंटरी, क्या यूज किया है, इन्वेंटोरी, इन्वेंट्री यूज किया है। तो आप इन्वेंट्री शब्द का प्रयोग कर सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी लिख सकते हो, दोनों का सेम ही मतलब है, जैसा आपका मन। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, परचेज भी देके रखा है, ओपनिंग भी देके रखा है, क्लोजिंग भी देके रखा है। ठीक है, तो ओपनिंग आपको सबसे पहले देके रखा है, मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये परचेज है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3000, यस, ऐड कर देंगे इसमें परचेजेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट्स 1,10,000 रुपीज, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सारे बच्चों की कॉपी में ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग में क्या लिखना है, हेडिंग में लिख लो आप मॉड्यूल का पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर। ठीक है, जैसा मैं तुम लोगों को सिखा के रखा हूँ, डिसिप्लिन शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द सिलेबस। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, 1,000 रुपये कम हो गया, तो 1,09,000 रुपये आ गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सेकंड अपना डायरेक्ट लेबर, फिलहाल अभी जिनके पास बुक नहीं होगी एज्यूम कर सकते हैं क्लास परचेस कर लिए हैं, बट बुक नहीं है आपके पास, तो दिखा देता हूं आप लोगों को एक बार फटाफट से। ये देखो, ये और ये अमाउंट मैंने यूज कर लिया, 65,000 इज डायरेक्ट लेबर, तो ये हो गया तुम्हारा 1,09,000 प्लस 65,000 गोइंग टू बी योर प्राइम कॉस्ट 1,74,000 प्राइम कॉस्ट। इन द फोर्थ पॉइंट व्हाट वी कैन राइट, इन द फोर्थ पॉइंट, एवरीवन क्लियर हो रहा है ना? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आप एक बार देखोगे ध्यान से, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन ने बोला है 60% ले लेना डायरेक्ट लेबर का, तो जितना भी डायरेक्ट लेबर है इसका 60% ले लो, 39,000, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP, 2,13,000। इसके बाद है तुम्हारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, okay, it's how much, 4,000 and 6,000, फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG 5 प्लस 6 माइनस 7, तो 2,000 बेसिकली माइनस कर देना है, तो 2,11,000 आ जाएगा। नाइन्थ पॉइंट में हम ले लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। भैया फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP क्यों लिखते हैं, बताता हूँ, जस्ट बताता हूँ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन ने बोल के रखा है सेल्स का ले लेना, तो हमारी सेल्स कितनी है बेटा, 2,75,000 की सेल्स है, उसका 5% लेने बोला है, 10% बोला है इसका ले लेना, सेलिंग का, और एडमिन का 5% ले लेना 2,75,000 का, तो जो बोला है वो कर देंगे, पेपर में क्वेश्चन ही भगवान है, कोई बुराई है क्या, नहीं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2,75,000 का 5%, तो ये आ जाएगा बेटा 13,750 रुपए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 10th पॉइंट में हम लोगों को मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 प्लस 9 करते हुए, 11th पॉइंट में व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, ओपनिंग स्टॉक एंड ऑफ FG एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG।
So what it is, 7,000 and 8,000. Cost of goods sold, तो ये हो जाएगा 10 + 11 - 12. तो बेसिकली अगेन 1,000 कम, तो 2,23,750. ठीक है, इसके बाद क्या है आपका 2,23,750 के बाद आपको अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देना है कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ बढ़ते हुए हम लोग. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 10% ऑफ सेल्स, तो 2,75,000 का 10% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 27,500 रुपए. तो अब हमको मिल जाएगा 15th पॉइंट में हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 13 + 14. तो ये आ रहा है 2,51,250. इसके बाद हम लेंगे प्रॉफिट विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट डेफिनेटली सेल्स गिवन है. मैं तुम लोगों को कल से बता रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक चीज गिवन रहेगी तो तुम लोगों को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है अकॉर्डिंगली. 2,75,000 - 2,51,250. So it's 23,750 is your profit. That's it. चलो बताओ कोई डाउट है क्या यहाँ पर? कोई डाउट है क्या यहाँ पर? सबसे पहले मुस्कान का एक डाउट था, फैक्ट्री कॉस्ट में एफजी एंड डब्ल्यूआईपी क्यों लिखते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट में एफजी एंड डब्ल्यूआईपी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, तो सुनना मेरी बात को, फैक्ट्री कॉस्ट में एफजी एंड डब्ल्यूआईपी क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल का कुछ खर्चा किए, डायरेक्ट लेबर का कुछ खर्चा किए, ये खर्चा एक्चुअल में हो किसके ऊपर रहा है? ये खर्चा दो चीजों के ऊपर हो रहा है. एक उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रहा है जो इसी पीरियड में चालू होके इसी पीरियड में बन जाएंगे, और एक उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रहा होगा जो पिछले पीरियड में नहीं कंप्लीट हो पाए, आधे कंप्लीट हुए थे, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस थे. तो पिछले पीरियड में आधे बने थे और इस पीरियड में आके कंप्लीट होंगे. तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री के अंदर जो जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ये दो टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर हो रहे हैं. एक तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस जो पिछले पीरियड का है, और एक हमारा फिनिश गुड जो इसी पीरियड में बन के इसी पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा. तो दो चीजों के ऊपर यहाँ पर खर्चा हो रहा है, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है और जो आधा बना है, आधा और बनने वाला है. ठीक है, तो जब यहां पर हम पहुंचते हैं तो यहां पर हमारे सारे डायरेक्ट खर्चे ऐड हो चुके हैं होते हैं, और इनडायरेक्ट खर्चा जो फैक्ट्री के अंदर हुआ रहता है वो ऐड हो चुका होता है. तो यहां पर हमारी टोटल फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हुए हैं, फैक्ट्री के अंदर दो ही प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होता है हमारा सारा डायरेक्ट खर्चा और एक फैक्ट्री वाला इनडायरेक्ट खर्चा. इतना ही खर्चा फैक्ट्री के अंदर होता है. तो हमारा यहाँ पर फैक्ट्री का टोटल कॉस्ट आ जाता है, और ये फैक्ट्री का टोटल कॉस्ट दो चीजों के ऊपर हुआ है, हम ये दर्शाते हैं, एक डब्ल्यूआईपी के ऊपर और एक एफजी के ऊपर. लेकिन जब हम लोग WIP को 6 और 7 नंबर पॉइंट में यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP को प्लस और माइनस कर देते हैं. रीजन मैं तुम लोग को बता दिया था क्यों, क्योंकि ओपनिंग WIP पिछले महीने का WIP जो इस महीने कंप्लीट हुआ होगा तो ऐड हो जाएगा, और इस महीने का WIP जो अगले महीने जाके कंप्लीट होने वाला है लेस हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो इसको जब एडजस्ट कर लेंगे तब जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बन के आएगी वो WIP अब एडजस्ट हो चुका है, WIP अब हट चुका है. जो WIP पिछले महीने चालू हुआ था इस महीने कंप्लीट हुआ है वो ऐड हो गया और वो फिनिश गुड बन चुका है. और जो WIP इस महीने WIP ही रह गया उसको हमने माइनस कर दिया, हटा दिया. तो अब WIP का कॉस्ट इसमें से हट चुका है, अब सिर्फ FG वाले कॉस्ट बचे. तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG. फिर जब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग FG भी एडजस्ट हो जाता है, तब जाके हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है. तो इसीलिए वहां पर FG एंड WIP लिखते हैं, क्योंकि दो चीजों के ऊपर हुआ है. जब WIP एडजस्ट हो गया तब. अब बच्चे पूछेंगे भैया जिस क्वेश्चन में WIP या FG नहीं होगा उस क्वेश्चन में क्या, व्हाट वी विल डू. तो मैंने तुम लोग को बता दिया, जिस क्वेश्चन में नहीं होगा तुमको सिंपली स्टेप्स को स्किप करते जाना. ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन में WIP FG है ही नहीं तो तुम सीधा लिखोगे फैक्ट्री कॉस्ट, बस. कोई मेंशन नहीं करना WIP या FG, कुछ नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट लिखना, उसमें ऑफिस एंड एडमिन लिखना, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखना, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मत लिखना, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब लिखते हैं, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग FG एडजस्ट करना होता है. डायरेक्ट लिखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान लेंगे पूरा ही बिक जा रहा है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का सीन ही नहीं है, तो जितना बन रहा है पूरा बिक रहा है, यही मान लेंगे. सीधा लिखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो इस प्रकार से वो आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्किप कर देना. भैया तो ओपनिंग WIP इंक्लूड होगा फैक्ट्री कॉस्ट में, तो ऐड क्यों करेंगे? ओपनिंग WIP इंक्लूड होगा फैक्ट्री कॉस्ट में. बेटा ओपनिंग WIP इंक्लूड नहीं है, सुनना मेरी बात को ध्यान से. ये देखो एग्जांपल लेके बता दो. ये कैलकुलेटर है, पिछले महीने आधा बन चुका है, और पिछले महीने इसके ऊपर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस कैलकुलेटर के ऊपर इन द प्रीवियस मंथ 2,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर हो चुका है. ओके, और करेंट मंथ में
लेट्स से 5000 का खर्चा और होगा, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा 7000 रुपए का खर्चा। भैया हीरे जड़वा दियो क्या कैलकुलेटर पे? ऐसी 200 500 ले लो तुम, ठीक है। ओके, तो अब सुनना मेरी बात को। एवरीवन मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर दे। करंट मंथ में जो खर्चा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट करंट मंथ में कोई भी खर्चा हुआ हो, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल वाला खर्चा हुआ हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर वाला खर्चा हुआ हो, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड वाला खर्चा हुआ हो, करंट मंथ में कोई भी खर्चा हुआ है, क्या वो कॉस्ट शीट के जो टोटल खर्चे दिख रहे हैं उसमें इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट? इस महीने के खर्चे तो मैं कॉस्ट शीट में लिखते जा रहा हूं, तो क्या इस महीने जो ये 5000 वाला पोर्शन, 5000 वाला पोर्शन जो करंट मंथ इस कैलकुलेटर में खर्चा हुआ है वो कहीं ना कहीं एडेड है, चाहे वो मटेरियल वाला खर्चा हो, लेबर वाला खर्चा हो, फैक्ट्री वाला खर्चा हो, ऑफिस एडमिन वाला खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो। पर करंट मंथ के जब मैं सारे खर्चे लिख रहा था तो वहां पर मैंने इसको भी इंक्लूडेड रखा होगा, यस। पर मेरे को एक बात बताओ, इस कैलकुलेटर की टोटल कॉस्ट कितनी है? चैट बॉक्स में बताओ, इस कैलकुलेटर की टोटल कॉस्ट कितनी है? इन द चैट बॉक्स फटाफट से बताओ। 7000 रुपए, यस। बट अभी कॉस्ट शीट में कितनी कॉस्ट इंक्लूड हो चुकी है? अभी कॉस्ट शीट में फिलहाल कितनी कॉस्ट इंक्लूड हो चुकी है बताओ? 5000 हुई है। करंट मंथ के खर्चे मैंने कॉस्ट शीट में डाल दिए, करंट मंथ के खर्चे मैंने कॉस्ट शीट में डाल दिए, तो 5000 इंक्लूड हो गया है। बट होना तो 7000 चाहिए ना, मेरे को टोटल कॉस्ट चाहिए इस कैलकुलेटर की। टोटल कॉस्ट निकालूंगा, उसको सेल से कंपेयर करूंगा, तब जाके सही प्रॉफिट आएगा। तो ये 2000 का खर्चा तो पिछले महीने हुआ था, तो अब क्या करूं? अरे यार 2000 का खर्चा तो पिछले महीने हुआ था, तो इसको क्या करूं मैं? तो क्या मेरे को पिछले महीने से 2000 का खर्चा हटा के इस महीने में ऐड करना पड़ेगा? फटाफट से बताओ, क्या ये 2000 का पिछले महीने का खर्चा पिछले महीने की कॉस्ट से हटा के मेरे को इस महीने की कॉस्ट में डालना पड़ेगा? और अगर मैं ये काम कर देता हूं तो इस महीने का खर्चा तो 5000 है ही है, जो पिछले महीने इस कैलकुलेटर के ऊपर खर्चा हुआ था वो भी ऐड हो जाएगा, और मेरा जो करेक्शन है, मेरा जो प्रॉफिट है वो करेक्ट आ जाएगा, बिकॉज मेरी कॉस्टिंग करेक्ट हो जाएगी। दैट इज 7000 रुपीज इन टोटल, 7000 रुपीज इन टोटल। तो इसी वजह से अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर, तो तुम्हारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है बेटा WIP का, वो हम लोग हमेशा ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो इस महीने खर्चा हो रहा है वो कॉस्ट शीट में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, बट पिछले महीने जो खर्चा हुआ है वो कौन इंक्लूड करेगा? तो पिछले महीने का खर्चा पिछले महीने से हटा के इस महीने डालते हैं, और वैसे इस महीने के WIP का खर्चा इस महीने से हटा के अगले महीने डाला जाएगा। क्लियर? यस। किसका डाउट था? मुस्कान का आई थिंक डाउट था, तो मुस्कान अब क्लियर होगा आपको शायद, है ना, कि क्यों ऐड करते हैं ओपनिंग WIP और लेस करते हैं। ठीक है ध्रुव, बिल्कुल हम लोग चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको जो भी प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है उसका हम सॉर्ट आउट कर देंगे। यस, तो दिस इज योर मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली हम लोगों ने किया। बेसिकली क्या है, आज मैं मॉड्यूल जब गो थ्रू कर रहा था तो मेरे को दिखा क्वेश्चन नंबर 1 इज सो डिसेंट क्वेश्चन, और मुझे कल ये तुम लोगों को होमवर्क में दे देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो ठीक है, तुम लोग एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, देखो क्या लिखा है। AS2 states in determining the cost of inventory, it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expense in the period in which they are incurred. This includes administrative overhead that do not contribute bringing the inventory to the present location condition. If cost sheet is prepared accordingly, then administrative overheads to be added after calculating the cost of production. In this study note, this has not been followed. Rather than traditional presentation of cost sheet is followed. तो इसका क्या मतलब है? 4 क्यों लिखा है? 4 कहाँ लिखा है? व्हाट इज 4? सुनना मेरी बात को, क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बोलता है। 4 क्यों लिखा है? अच्छा वो, अरे क्योंकि पहले भी 1.5 है ना, ये 1.1 1.2 1.3 1.4 के बाद 1.5 आया, तो वो जो 4 पीछे छूट गए उसमें भी 1 2 3 होगा, इसलिए यहाँ 4 लिखा है। सुनो मेरी बात, क्या तुम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हो? AS2 बोलता है और ये AS2 बोलता है, ये तो अभी पढ़े अपन। मैं तुम लोग को कल बता दिया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडमिन खर्चे कहाँ डालता है? PNL में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? PNL के डेबिट में मारता है सारे एडमिन वाले खर्चे, एडमिन वाले खर्चे। ट्रेडिंग ऊपर बनाता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ऊपर होती है, बोलता है भाई मैं तो सारे डायरेक्ट खर्चे लूंगा बस, मैं तो सारे डायरेक्ट खर्चे लूंगा बस क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में, बात खत्म। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है। यहां पर भी इंस्टीट्यूट ने वही बात की है कि वो बोल रहे हैं कि अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनने चाहिए। क्या हमारे सोल्यूशन में बने हैं?
क्या हमारे सॉल्यूशन में बने हैं? तो आंसर इज अ बिग यस, अ बिग यस। ये देखो, ऑफिस एंड एडमिन प्लस करके निकाला हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कल भैया एक क्वेश्चन किए थे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन वाला, क्या तुम्हें याद है? चलो, कहाँ है वो क्वेश्चन, एक बार देखा जाए। किधर है, किधर है, किधर है? ये देखो, ये रहा। यहां पर जो हमने वैल्यूएशन किया था क्लोजिंग स्टॉक का, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे किया था, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑफिस और एडमिन इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। तो इंस्टीट्यूट का यहां पर आप लोगों को कहना है कि अगर आपका मानना है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करके कॉस्ट शीट बनाते हो, तो उस स्थिति में आप एडमिन के खर्चे जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मत ऐड करना, आप उसको ऐड करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। किधर ऐड करना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। आप लोगों को एक चीज दिखाना पसंद करूंगा, एक अच्छा इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, ध्यान से एक बार देखना। दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ओके, न्यू फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, समझ रहे हैं? यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से देखना बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? 15th नंबर पॉइंट में अगर आप देखोगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस। अगर आप 19th नंबर पॉइंट में देखते हो, आपको देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ब्रैकेट में कुछ जनरल लिखा हुआ है। अच्छा, जनरल क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ऊपर, क्या भैया आप न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हमको बता रहे हो? नहीं, मैं बस एक चीज दिखाना चाह रहा हूं तुम लोगों को। ऊपर अगर मैं आता हूं, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखा हुआ है। ओके, तो भैया 2 बार एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी ना जी ना, टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई है। न्यू फॉर्मेट, अभी जो इंस्टीट्यूट ने जो काम किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। अच्छा, तो अब भैया कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि इंस्टीट्यूट का कहना है कि जो ऑफिस के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के जो आपके खर्चे होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के जो आप खर्चे होते हैं, क्या प्रत्येक बच्चा जो चैट बॉक्स में है वो एग्री करेगा कि क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे नहीं आने चाहिए अगर हम अकाउंट्स फॉलो करें तो? बताओ, अगर हम अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं तो ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे नहीं आने चाहिए ना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में? बोलो, सब बताओ। इंशा बताओ, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। सब बच्चे हाँ बोलेंगे चैट बॉक्स में, एवरीवन। इंशा, उदय, मुस्कान, ऋतुजा, अनुष्का, अकुल, अनिकेत, श्रुति, प्रतीक्षा, गौरव, एवरीवन यस। हाँ, नहीं आना चाहिए। बट तुम लोगों ने अपने दिल पे पत्थर रख के मेरी बात मान ली थी। ओल्ड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़े हम लोग, वहां पर ओल्ड कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनता है। और मैंने तुम लोग को पिछले क्लास में भी बोला था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अलग है, जो कि मेरे हिसाब से सही है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट अकाउंटिंग तो टोटल कॉस्ट निकालने में विश्वास रखता है। बट बात सिर्फ इतनी है कि ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने देख चुका है ये बात, यस हमने देख चुका है, अभी हमारे सामने साक्षात दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इंस्टीट्यूट ने प्यार से एक लाइन डाल के यहां पर लिखी कि अगर आपका मन है, क्या बोले, अगर आपका मन है कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करना है और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिख देना उसको। क्या बोला इंस्टीट्यूट ने कि अगर आपका मन है तो आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। ठीक है, ओके, ये ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहा। बट लास्ट में उन्होंने ऑप्शन दिया, लास्ट में एक लाइन डाल के बोल दिया, इन दिस स्टडी नोट। इन दिस स्टडी नोट का मतलब हम क्या फॉलो कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन समझ जाओ लाइन की। वो आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं इन दिस स्टडी नोट, मतलब हम क्या फॉलो करने वाले हैं। दिस हैज नॉट बीन फॉलोड, हमने फॉलो नहीं किया। तो इस लाइन का सिंपल मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट ने अभी भी न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट को एक्सेप्ट नहीं किया है। न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट कहां है बच्चों? ये रहा न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर 2 बार आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखने को मिलेंगे, एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर है, एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बनाया जा रहा था तो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ खर्चे कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं ना अपन, यहां पर हम लोग नोशनल कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कुछ खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है प्रेम, वो आपको उस पर मिल चुका है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल चुका है, ठीक है। तो
कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडमिन के खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, पर मोस्टली खर्चे जो हैं वो नहीं होते हैं। तो बेसिकली क्या किया गया, दोनों भी चीजें दे दी गई। आपको बोला गया कि वो एडमिन के खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना लो, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लिख लो, ताकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये देखो 12वां नंबर पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ ऐड हुआ है, 12th नंबर पॉइंट जो है यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। और कुछ खर्चे जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, मतलब दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव है बट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जनरल है, जनरल खर्चे, तो वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में लिखना। तो ये न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में ऑप्शन दिया गया, बट इंस्टीट्यूट ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द ओल्ड न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, वी आर सिंपली फॉलोइंग द ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो एवरीवन वी आर गोइंग टू बी क्लियर, यस, कि हम लोग ओल्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है सबको, यस, फटाफट से बताओ। ठीक है, वी आर फॉलोइंग द ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट, यस, चलो, तो कोई बात ही नहीं, न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। क्यों कराऊंगा, क्योंकि कभी इंस्टीट्यूट का मन किया न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट देने का, बाकी बच्चों का नहीं पता, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए कि क्या होता है न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलो, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द ईयर 2013, ठीक है। हाँ श्रेयांशी, एग्जाम में ओल्ड सिलेबस से फॉलो करके आना है, जैसा कि हमने नोट में पढ़ा, ठीक है। उदय मिलेगा बेटा। चलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख, वेजेस 5 लाख की है, फैक्ट्री के खर्चे 3 लाख के हैं, एडमिन के चार्जेस 3,36,000 है, सेलिंग के चार्जेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस है, प्रॉफिट देके रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे, सेल्स आ जाएगा। अब वर्क ऑर्डर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन 2014, तो हमको डेटा देके रखा है 2013 का, और हमको बोल रहा है हमको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट अब 2014 का मिल चुका है, हमको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट अब 2014 का मिल चुका है, ठीक है, ओके। एंड द एस्टिमेट एक्सपेंसेस आर, और एस्टिमेटेड खर्चे कुछ इस प्रकार से, मटेरियल का 8,000, वेजेस का 5,000। एज्यूम करो 2014 में रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड गोन अप हो गया बाय 20%। अच्छा, मतलब फैक्ट्री का जो ओवरहेड लग रहा था हमको वो 20% से बढ़ गया, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस गोन अप बाय 10%, ठीक है। सेलिंग और एडमिन चार्जेस हैज गोन ईच अप बाय 15%, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों 15-15% बढ़ गए, ओके। At what price should the product be sold as to earn the same rate of profit on the selling price as in 2013? तो मेरा क्या मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं जितना प्रॉफिट कमा रहा था 2013 में मुझे उतना ही प्रॉफिट मिल जाए, जितना प्रॉफिट मैं कमा रहा था 2013 में मुझे उतना ही प्रॉफिट चाहिए है। आ रही क्या बात समझ में, यस। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। एक सेकंड हाईलाइट करना चाहूंगा, क्या बोल रहे हैं यहां पर, एक बार और। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड्स को वेजेस के बेसिस पे चार्ज करना है, अच्छा, और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हमको फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज करना है, ठीक है। चलो लिखो यहां पर, write down concept absorption rates, write down before this question, write down concept absorption rates, ओके। सुनना मेरी बात को, एवरीवन एग्री कर रहे हो, पहली क्लास में बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है भैया, बताए थे आप। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है तो कुछ समस्याएं आती है, जैसे कि मैं तुम लोग को बताया था, तुम लोग इस क्वेश्चन को देख के बताओ क्या मेरा वो स्टेटमेंट अब 100% तुम एग्री करते हो, एकदम सही बोल रहे थे भैया। 2013 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देके रखा है, वेजेस देके रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट,
इस साल का मटेरियल का खर्चा 8,000 दे के रखा है, वेजेस का खर्चा 5,000 दे के रखा है। तो क्या आप ये चीज एग्री कर रहे हो कि ऊपर जो खर्चे देके रखे हैं वो टोटल पूरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के खर्चे देके रखे हैं? एवरीवन प्लीज बताओ, क्या आप ये चीज एग्री कर रहे हो कि ऊपर जो खर्चे देके रखे हैं ये टोटल एक्सपेंसेस देके रखे हैं? टोटल एक्सपेंसेस देके रखे हैं, यस बताओ। हाँ जी। पर नीचे जो बोल रहा है 8,000 मटेरियल, 5,000 वेजेस, वो किसी एक वर्क ऑर्डर की बात कर रहा है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके बारे में बात कर रहा है। बच्चों यहां पर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके बारे में बात कर रहा है कि एक वर्क ऑर्डर मिला है, उसका मटेरियल का खर्चा 8,000 है, वेजेस का खर्चा 5,000 है। ठीक है, तो अब आप हमको बताओ कि इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट इस पर्टिकुलर बंदे से, लेट से हमारे अनिकेत भाई साहब ने यहाँ पर वर्क ऑर्डर दिया है और अनिकेत भाई साहब खड़े हो गए हैं सामने। अब मेरे को बताओ, अनिकेत आया है ऑर्डर देने, मेरा फर्नीचर का काम है, मैं फटाफट फर्नीचर बनाता हूँ, फटाफट देता हूँ, पूरी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, सीए भक्त फर्नीचर चलता है हमारा। अनिकेत आया है, अनिकेत बोल रहा है मेरे को बताओ, मेरे को अपने घर के लिए ब्रांड न्यू सोफा बनवाना है, कितना चार्जेस लगेगा? अब वो तो बैठा है सामने, अब मेरे को बताओ सोफा अनिकेत ऑर्डर प्लेस करना है, तो सोफा बन गया है क्या? नहीं बना है, वो तो अभी ऑर्डर प्लेस करेगा, उसके बाद 1 महीने बाद उसको डिलीवरी मिलेगा। ठीक है, बट वो पूछ रहा है मेरे को बताओ चार्जेस कितने लगेंगे। क्या पूछ रहा है? मुझे बताओ कितने चार्जेस लगेंगे, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे को ये तो पता है कि चलो ठीक है, इस साइज का सोफा बोल रहा है तो 8,000 की लकड़ी लगने वाली है, 8,000 का वुड कंज्यूम होने वाला है। मेरे लेबर्स को मेरे को 5,000 रुपए देना पड़ेगा, महीने भर उसमें फिनिशिंग विनिशिंग का काम करेंगे, 5,000 रुपए तो कम से कम लेंगे इस एक सोफे का। तो मेरे को ये दोनों तो फिर भी एकदम एग्जैक्ट पता होगा, बट यार बाकी के खर्चे क्या? बाकी के खर्चे क्या? फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है जहां पर लोग बैठ के बना रहे हैं, मेरे एडमिन के खर्चे, ये सब जो मेरे अकाउंटिंग का काम वगैरह देखते हैं, मेरे सेलिंग वगैरह के खर्चे, ब्रांडिंग प्रमोशन किया हो तब तो अनिकेत मेरी दुकान तक पहुंचा, नहीं तो कैसे पहुंचता? ये सब खर्चे क्या? मैं अनिकेत बोलेगा एक्टिवा में लेके जाऊं क्या सोफा, घर तक पहुंचाने की सुविधा तो दो, इतना महंगा सोफा बनवा रहा हूं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो ये सब खर्चा कैसे पता चलेगा? और अब भी अनिकेत बैठा है मेरे सामने, मेरे को बताना है उसको कि कितने चार्जेस लगेंगे, तो कैसे बताऊं? तो क्या आप सब एग्री कर रहे हो कि पिछले साल के बेसिस पे, पिछले साल कितने खर्चे हुए थे मेरे एडमिन के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के, फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने हुए थे, उसके बेसिस पे मैं इस साल का एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल सकता हूं, मोटा मोटा सही आ जाएगा? फटाफट से बताओ। अगर नॉर्मल सिचुएशन है, इन द नॉर्मल सिचुएशन, नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर नेचुरल सिचुएशंस, इन द नॉर्मल सिचुएशन पिछले साल जो खर्चे हुए थे मोटा मोटा वही खर्चे आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आ जाएंगे, है ना? तो इसी को बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन रेट्स, कि बेसिकली क्या है, मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, और अगर अमाउंट होगा भी, एस्टिमेटेड अमाउंट होगा भी, तो वो टोटलिटी में होगा। मेरे को एक पर्टिकुलर जॉब को चार्ज करना है, मेरे को एक पर्टिकुलर जॉब को चार्ज करना है, मेरे पास अमाउंट है भी तो टोटल में है। बच्चे बोलते हैं बार बार कि फिक्स खर्चा तो पता है ना कितना होगा, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फिक्स खर्चे ऑफिस एंड एडमिन में अकाउंटेंट को कितना पैसा देना है आपको पता होगा? तो मैं बोला हाँ मेरे को पता है, मेरे को पता है मेरा टोटल खर्चा 3,36,000 होगा बट ये पूरी कंपनी का पूरे साल का खर्चा है ये मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पूरे साल का खर्चा है। मेरे को एक जॉब को चार्ज करना है, तो कुछ बेसिस पे निकाल लो, कुछ एक बेसिस ले लो। बेसिस क्या होगा? इट कैन बी एनी बेस, किसी भी बेसिस पे, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे सेल्स के बेसिस पे निकाले थे, तो इसी को बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन रेट्स, कि हम लोगों को जब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है कि कितना खर्चा होगा, तो हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट्स निकाल लेते हैं, जिससे हमको मोटा मोटा अमाउंट जो है वो मिल जाता है। तो एक बार फटाफट से राइट डाउन करेंगे यहाँ पर for calculation of estimated amount of particular job oblique work order that is indirect nature expenses, we can use absorption rates based on previous period cost sheet। तो बेसिकली क्या है,
प्रीवियस पीरियड क्यों लिखा हूं, क्योंकि कभी कभी पिछले महीने का दिया रहेगा और इस महीने का निकालने बोलेगा, कभी कभी पिछले साल का दिया रहेगा और इस साल का निकालने बोलेगा, तो इसलिए प्रीवियस पीरियड कॉस्ट शीट के बेस में एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, देखो बस एब्जॉर्प्शन रेट जो भी आपको निकालना है इज इक्वल टू जो भी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सा हो सकता है, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री, ओवरहेड्स हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय सूटेबल बेसिस। सूटेबल बेसिस क्यों लिखा हूं, क्योंकि कुछ सूटेबल बेसिस प्रिस्क्राइब्ड है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन होता है तो हम खुद से सूटेबल बेसिस का यूज करते हैं, बट अगर क्वेश्चन खुद ही प्रिस्क्राइब कर दे, जैसे हमारा वाला क्वेश्चन ने बता दिया है कि क्या क्या बेसिस लेना है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक नोट डाल के लिख लो, क्वेश्चन में प्रोवाइड यू विथ basis of rate, so use the same to find absorption rates। तो आपको उसी को यूज कर लेना है, सिंपल। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट के बाजू में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो रेफर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आपको क्लियर हो जाएगा कि एब्जॉर्प्शन रेट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब भी रिवीजन करने बैठोगे आपको वैसे तो इस कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद ही आपको उसका सोल्यूशन भी दिख जाएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये नोटिंग अगर हो गई होगी, साथ साथ में कर ली होगी, तो अब हम लोग एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले करना क्या पड़ेगा, पहले हमको पिछले साल की कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी ताकि पिछले साल के खर्चे पता चल जाए, और फिर पिछले साल के खर्चों के बेसिस पर हम निकालेंगे एब्जॉर्प्शन रेट्स को, और फिर उसको अप्लाई करेंगे हम करंट जॉब में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा। ये हमारा प्रोसेस होता है जनरली। इस टाइप के क्वेश्चन में जो कॉस्ट शीट का वो होगा वो बहुत स्मॉल सा होगा, छोटा सा फॉर्मेट होगा। प्रेम हो गया आपका नोटिंग, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। मुस्कान आज डेटा है ना, आज डेटा है ना, आज की क्लास में तो डिस्टरबेंस नहीं होगी ना। हो गया, वाईफाई लगवाना पड़ेगा मुझे। ओके, झलक बोल रही है कि उसकी कल की क्लास मिस हो गई है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, और आज की भी आधी क्लास मिस हो गई है। ठीक है, तो झलक आपको बैकअप प्रोवाइड कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, डेफिनेटली प्रतीक्षा में सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। लिखते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2013। ठीक है, तो 2013 की हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस देके रखा है 6 लाख और 5 लाख। ठीक है, एंड डायरेक्ट लेबर 5 लाख। ओके, so these two things is there only,
ठीक है, देर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वी कैन सिंपली राइट आउट प्राइम कॉस्ट एज 11 लाख रुपीज। देन व्हाट वी हैव, फैक्ट्री का ओवरहेड है हमारे पास 3 लाख रुपीज, तो ये हो गया बेटा टोटल 14 लाख फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं प्यार से। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 3,36,000, तो ये हो जाएगा 17,36,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, 8th पॉइंट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अच्छा चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज हाउ मच, 2,24,000 प्लस 1,40,000, 3,64,000। 21 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन प्रॉफिट, देन सेल्स। इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है, पहला ऐसा क्वेश्चन है इस पे डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐड करके सेल्स निकाल लेंगे 25,20,000। तो दिस इज डन विद अवर कॉस्ट शीट। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ उन पोर्शंस को जो कि हमारे टोटल्स वाले पोर्शन है। चलो अब सुनना, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। यहां तक सबको क्लियर है, पहले बताओ चैट बॉक्स में। श्रेयांशी बोल रही मेरे पास, मेरे यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट 10 रुपए पर पेज है। श्रेयांशी मेरे को शहर का नाम जानना है, मेरे यहाँ 60-80 पैसा है, 80 पैसे पर पेज, 80 पैसे पर पेज है मेरे यहाँ तो। चलो यहां तक क्लियर है। अच्छा सुनना मेरी बात को, 2 पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं तुम लोगों को। बच्चे बोल रहे हैं, सुनना, नागपुर में 10 रुपए है, अनुष्का बोल रही 5 रुपए, आसनसोल में। अच्छा हमारे यहाँ भी 10 रुपए पर पेज है। बाप रे बेटा, तो लोग ऐसा एक एक ना एक दुकान होगी तुम्हारे शहर में जो भाई सस्ते में कर रही होगी। कलर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए हमको बेटा। वी डोंट नीड कलर्स इन अवर लाइफ, वी कैन क्या बोलते हैं, वी कैन मैनेज विद ब्लैक एंड व्हाइट। ओके सुनो, ब्लैक एंड व्हाइट कराना भाई, कलर प्रिंट कराने मत बैठ जाना। चलो सुनो, 2 पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। सबसे पहले आप मेरे साथ में एक बार ये लाइन पढ़ेंगे, सेलिंग, सुनना, एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों भी फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे निकालना है। बोलो हाँ, लाइन को पढ़ लो एक बार ध्यान से। फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस निकालना है, ठीक है। फिर एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे। ओके, तो अब सुनना, यहां पर 2 टाइप के बच्चे आएंगे। पहले बच्चे बोलेंगे भैया क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दे के रखा है तो मैं अलग अलग लिखूंगा कॉस्ट शीट में, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अमाउंट एंड टोटल। ओके, और फिर अलग अलग निकालूंगा एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे वो जो बोलेंगे कि मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करूंगा, टोटल निकालूंगा और उसके बेसिस पे निकाल दूंगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। वो भी उसके बेसिस पे, फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे निकाल दूंगा। इस क्वेश्चन में दोनों चल जाएगा, इस क्वेश्चन में दोनों चल जाएगा। अच्छा तो भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दोनों नहीं चलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अलग अलग लिख के ही करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन? अगर, वैसे तो मैं बता रहा हूँ एकदम 1% क्वेश्चन होंगे, मेरी मॉड्यूल में तो नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, मैं बस बता दे रहा हूँ फॉर नॉलेज पर्पस। और वैसे तुम लोग को ये ऑब्वियस भी होगा, अगर किसी क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस अलग अलग देके रखा है और इवन सेलिंग का बेसिस अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस अलग है, तब तो भाई साहब अलग अलग ही लिखना पड़ेगा ना। तब तो बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस ही बोलता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया सेलिंग का बेसिस अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस भी अलग है, तब तो फिर अलग अलग ही बनाना पड़ेगा, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस ही हमारा बोलता है। सेकंड चीज ये कि यहां पर भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखे हैं, अगर क्वेश्चन बोलता किसी चीज को, फॉर एग्जांपल
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बोलता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे निकाल दो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ही नहीं कहीं पर, कॉस्ट शीट में मेरे को नहीं दिख रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो जब हम लोग किसी जगह के बीच के स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं तो कहां पर आता है मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है जनरली एडमिन ओवरहेड के बाद में, यहां पर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। ठीक है, तो वहां पर तुम लोग इतना दिमाग लगा लेना कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखें, वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि स्टेप स्किप्ड है ना बीच के। फिर फिनिश गुड है ही नहीं तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन नहीं दिया मैं क्या करूं, मैं तो रेडी था, फिनिश गुड दे देते, मैंने बना देता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बट वही चीज, तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे हो तो इतनी कंफ्यूजन आपको झेलनी पड़ेगी यहाँ पर, कि इतना समझ में आ जाए कि अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल रहे हैं, अरे मेरे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसने मास्क लगा के रखा है। बेसिकली गाना याद आ गया मेरे को इसी बात पे, एक पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज गुड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन दिस क्वेश्चन ओनली, क्योंकि इस क्वेश्चन में बीच के स्टेप है ही नहीं। ओके चलो बहुत हो गया डिस्कशन, चलो फटाफट से निकालते हैं एब्जॉर्प्शन रेट्स। बच्चे बोल रहे भैया जल्दी जल्दी बताओ कैसे निकालते हैं एब्जॉर्प्शन के रेट्स। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस। तो ये कैसे निकल जाएगा, फैक्ट्री का ओवरहेड है मेरा 3 लाख, 3 लाख फैक्ट्री का ओवरहेड है, ठीक है, और वेजेस है 5 लाख, तो ये आ गया मेरा 60%। बस सिंपल, इतना इजी है। फैक्ट्री ओवरहेड निकालना था वेजेस के बेसिस पे। फैक्ट्री का ओवरहेड है मेरा 3 लाख, देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन में, फैक्ट्री का ओवरहेड है मेरा 3 लाख और वेजेस है 5 लाख, निकल गया 60%, वेरी इजी। यस सेकंड 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 है मेरा एडमिन ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिन के ओवरहेड है मेरे 3,36,000 के और फैक्ट्री कॉस्ट है मेरी 14 लाख, 3,36,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख, इंटू 100 बाय डिफॉल्ट है ना, परसेंट निकाल रहे तो 24%। थर्ड इज माई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं साथ में निकाल के भी दिखा रहा हूं, अलग अलग भी निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है, साथ में भी निकाल के दिखा रहा हूं, अलग अलग भी निकाल के दिखा रहा हूं, सेम ही आएगा 3,64,000 टोटल में डिवाइडेड बाय 14 लाख। तो ये आ रहा है मेरा 26%। अगर मैं इसको अलग अलग निकालता ये देखो 224 और 1,40,000, तो ये आता मेरा 16% और ये सिंपली 10%। तो तुम लोग खुद देख लो, 16 + 10 26 होता है, तो अलग अलग निकालना है अलग अलग निकाल लो, साथ में निकालना है साथ में निकाल लो, तुम्हारी मर्जी। इस क्वेश्चन में एटलीस्ट दिक्कत नहीं है, जिस क्वेश्चन में बेसिस अलग होगा उस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बेटा हमारा कितना था, प्रॉफिट है हमारा 4,20,000 रुपए डिवाइडेड बाय, अच्छा प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट ऑन कॉस्ट निकालो, क्यों, आसान पड़ेगा ना, कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, कॉस्ट का परसेंटेज प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है मेरी, ये देखो 21 लाख। कॉस्ट जब भी मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो 21 लाख है मेरी कॉस्ट। तो यार है बेटा मेरा 20% प्रॉफिट, तो इस साल भी मेरे को 20% प्रॉफिट कमाने की इच्छा है इन द ईयर 2014। तो यहां तक हो गया, मैं नोट करने का टाइम तुम लोग अलग से दूंगा, एक बार क्वेश्चन को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम लोग कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं फॉर द वर्क ऑर्डर इन 2014, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल गेट डायरेक्ट मटेरियल एज 8,000 रुपीज, आई थिंक सो। डायरेक्ट लेबर 5,000 का था, देखते जाओ, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 8,000 और 5,000 है रिस्पेक्टिवली, 8,000 और 5,000। इसके बाद का पूरा कार्यक्रम परसेंटेज के बेसिस पे चलेगा, इसके बाद का पूरा कार्यक्रम परसेंटेज के बेसिस पे चलेगा, जो अभी हमने अभी अभी निकाल लिया है। ये हो गया टोटल 13,000 रुपए। अब मेरे को बताओ फैक्ट्री का जो ओवरहेड्स है, फैक्ट्री का जो ओवरहेड्स है हमारा वो निकला है बेटा 60% ऑफ लेबर,
तो लेबर का ले लो 60%। भैया क्या हमें तूफानी काम करके एग्जाम में एरो एरो बना के आना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। 3,000। ये तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए बना रहा हूँ, तुम लोगों को प्यार से ऐसे लिखना है। 5,000 का 60% ऐसे लिख के आना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये आ गया मेरा बेटा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, विच इज आई थिंक तो 26% है क्या? नहीं, 24% है और फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट मेरी 16,000 आ गई क्या? हाँ भैया, उसका 24% ले लो, तो 16,000 रुपए का 24% हो जाएगा मेरा 3840। तो ये आ रहा है टोटल 19,000। वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देते हुए, हाँ, एब्जॉर्प्शन रेट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ वर्किंग थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स रहेगा उसमें, 1 से 2 मार्क्स रहेगा एब्जॉर्प्शन का। एक तुम लोगों को वो बता देता हूं, अगर नहीं पता होगा कैलकुलेटर ट्रिक तो पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा काम आता है कॉस्ट शीट और कॉस्टिंग के अंदर। देखो जब मैं निकाला 16,000, ठीक है, 16,000 का जब मैं 24% निकाला इंटू 24% निकाला तो 3840 आया। अब मेरे को 16,000 प्लस 3840 चाहिए, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, प्लस इज इक्वल टू दबा दो। क्या दबा दो? प्लस इज इक्वल टू, अपने कैलसी पे करके देख लो, तो 19,840 आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, अगर तुमको नहीं पता थी तो जान लो, पता थी तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी आगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर एवरीवन? बोलो फटाफट से बोलो। हाँ, 8th, ठीक है बेटा। अभी एक और कॉस्ट शीट बनानी है बेटा, एक और कॉस्ट शीट बनानी है। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, अब लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भैया क्या यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है? हाँ जी, ये मैं रफली बना रहा हूँ, ये रफली बना रहा हूँ, ये मेन पार्ट नहीं है। अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा सेवा। क्या कर रहे हैं? सेवा। चलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमने कितना परसेंटेज निकाल लिया है? 26% निकाल दिया है। 26% ऑफ वॉट? फैक्ट्री कॉस्ट। तो 16,000 का 26% लेंगे बच्चों, तो ये आ रहा है 4160 प्लस 19,840, तो ये आ जाएगा 24,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट 20% ऑफ 24,000, तो ये आ रहा है 28,800। वेरी बेसिक बताओ, वी आर प्लेइंग विद वेरी बेसिक स्टफ, फटाफट से बताओ। वेरी बेसिक था, एब्जॉर्प्शन रेट्स को निकाले, एब्जॉर्प्शन रेट्स को निकाले, और नई कॉस्ट शीट में मटेरियल और लेबर देके रखा था, बाकी चीजें एब्जॉर्प्शन रेट से निकाल लिए, बाकी चीजें एब्जॉर्प्शन रेट से निकाल लिए। 60% लगाए, 24%, 26%, 20% इज गोइंग टू बी आवर प्रॉफिट। एवरीवन मेरे को बताओ ये वाला पोर्शन आपको क्लियर है क्या? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। सब लोग हाँ बोलेंगे तब हम आगे बढ़ जाएंगे। यस, ओके। ये सेवा था ना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। तब तक आप लोग नोट करो इसको। मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए।
झलक मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट वाला बताओ, प्रेम बोल रहे हैं प्रॉफिट वाला बताओ फिर से। प्रेम, सबसे पहले हम लोग पिछले साल की कॉस्ट शीट में प्रॉफिट देखे, हमारा कितना था, 4,20,000 था, ठीक है। और जो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए इज माई कॉस्ट। तो मैं निकाल रहा हूँ प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला था मेरे को सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कमाना है इस साल भी। क्वेश्चन बोला था कि मेरे को सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कमाना है इस साल भी, ठीक है। तो मैंने 4,20,000 डिवाइड बाई 21 लाख, 20% प्रॉफिट निकाल लिया। ये मैं पिछले साल कमाया हूँ, इस साल भी मेरे को सेम कमाना था। तो इस साल भी मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का 20% एज अ प्रॉफिट ले लिया। और ये 28,800 इज द चार्ज, जो कि मैं अनिकेत को बताऊंगा कि अनिकेत भाई 28,800 चार्ज लगेंगे आपको, 28,800 आपको चार्ज लगेंगे, 28,800 इज गोइंग टू बी चार्ज फ्रॉम यू। ओके, क्लियर है? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल कॉस्ट शीट। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा तिगड़म बैठाया यहाँ पर। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन के वो वाले पार्ट में जिसको हमने थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चला था शुरुआत में, बट अब थोड़ा सा रेलेवेंस देना है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे भैया? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां तक का पोर्शन तो हमने पढ़ चुका है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पर एज्यूम करो 2014 में रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड गोन अप हो गया 20% से। ओ माय गॉड, तो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कितना था बच्चों? 60%। तो कोई मेरे को बताएगा अब कितना हो गया होगा? चैट बॉक्स में बताओ। 60% था, 20% से ऊपर चला गया, तो अब कितना हो गया होगा बताओ चैट बॉक्स में सारे बच्चे। 60% था, 20% से ऊपर चला गया, तो अब कितना परसेंटेज हो चुका होगा बताओ? टेल मी गाइस, टेल मी। वेरी गुड, वेरी वेरी बच्चे, 72%। 72%। कुछ बच्चे 80 भी बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड आंसर था, मेरे को पहले ही पता था। दो आंसर मेरे को इन टोटल आने वाले हैं, एक आने वाला है 72, एक आने वाला है 80। कैसे भैया? पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 कि बच्चे बोल रहे हैं भैया 60 था, 20% से ऊपर चला गया, तो ये हो गया 80%, ओके। और पॉइंट ऑफ व्यू 2 बोलता है कि भैया 60% था प्लस 60% का 20%, यानी कि 60 प्लस 12, 72% हो गया डेफिनेटली। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट शीट चैप्टर के अंदर, कॉस्ट शीट चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट ने, आप लोगों को दिखा भी देते हैं, साक्षात दर्शन करवाएंगे तब फिर मजा भी आएगा आप लोगों को। ये देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते, वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज बाय 5%। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? गॉन अप बाय 20%। हमारे में 20% लिखा है, 10% लिखा है, 15% लिखा है, यहां पर लिखा है 5% लिखा है। तो अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे, यहां पर इंस्टीट्यूट ने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लिए, यहां इंस्टीट्यूट ने किया है +5% ऑफ डैश। कौन सा वाला? यानी सिंपल शब्दों में बताऊं तो इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया है पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 2। इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया है पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 2। तो जैसा इंस्टीट्यूट फॉलो करेगी वैसा हम करेंगे। वैसे मैं तुम लोगं को बता दूं, पहले इंस्टीट्यूट का एक, अब हो सकता है इंस्टीट्यूट ने अभी उसको करेक्ट किया हो कि नहीं किया, मॉड्यूल में अभी मैंने देखा नहीं है, मॉड्यूल चेक करेंगे तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। किसी ना किसी चैप्टर में आएगा कि कहीं पर इंस्टीट्यूट ने 25 + 15 = 40% लेके रखा था, जो कि गलत है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने ही सॉल्यूशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर दी वहां पर। इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 25 + 15 = समथिंग 27 अराउंड समथिंग होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने वहां पर 25 + 50 = 40 ले लिया था। एक सेकेंड, मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, चलो ठीक है, यहां पर नहीं है वो चीज, ओके। तो वी विल फॉलो दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस हिसाब से मेरा जो फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस आ जाएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये वाला था ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू, ये चाहो तो लिख सकते हो एडिशनली फ्यूचर में याद रखने के लिए, बट ये वाला क्वेश्चन का पार्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस, अब मेरा नया वाला आ जाएगा, 2014 का निकाल रहे हैं ना हम लोग, 2014 के निकाल रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन रेट। तो 60 + 60 का 20% यानी कि 72 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूं एडमिन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये पहले कितना था? ये पहले था बेटा 24%। अब कितना आ जाएगा? तो देखो बोल रहा है
यहाँ पर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस गोन अप बाय 15%, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24 का 15%। कैलकुलेटर में शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, सुनना, कैलकुलेटर में शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, 24 प्लस 15% दबा दो। याद है फाउंडेशन में किए हैं, जो फाउंडेशन में नहीं किए उनको बता रहा हूं। 24 प्लस 15%, तो ये हो जाएगा 27.6% इन 2014। ठीक है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब एक समस्या आ गई, क्या समस्या आ गई भैया, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस क्वेश्चन का पार्ट कंसिडर करो। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैज गॉन अप बाय 10% और सेलिंग 15% से। तो अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग चार्जेस मैंने साथ में ले लिए थे, अलग अलग करना पड़ेगा, फटाफट से बताओ, अलग अलग करना पड़ेगा, बेसिस चेंज हो गए। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, अच्छा गोन डाउन है, अच्छा ओके सॉरी, गोन डाउन है, यस माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, गोन डाउन है। तो अब मेरे को बताओ, कुछ भी हो बेसिस चेंज करना पड़ेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का अलग अलग बता के रखा है, सेलिंग का, तो हमको चाहिए दोनों अलग अलग। क्या हमने अलग अलग निकाल के रखा है, यस ऑलरेडी निकाल के रखा है, ऑलरेडी निकाल के रखा है। 2,24,000 रुपए था मेरा सेलिंग और 1,40,000 था डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। 16% और 10%, 16% और 10%, तो यहां पर है 10%, गोन डाउन है तो माइनस करेंगे, 16% गोन अप है तो प्लस करेंगे। तो ये सुनना मेरी बात को, गोन डाउन बाय 10%, तो 10 का 10% और गोन अप बाय 15%। तो बता दो दोनों कितना कितना आ रहा है फटाफट से, 10 माइनस 10% तो 9 आ जाएगा बेसिकली, यस, और 16 प्लस 15% आ रहा है 18.4%। तो राइट दिस डाउन, दिस इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन, लिखो इसको। प्रॉफिट में कोई कारनामा नहीं है, प्रॉफिट 20% ही लेना है, प्रॉफिट 20% ही लेना है, प्रॉफिट में कोई कारनामा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसी क्वेश्चन में हमको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग निकालना पड़ा, सेम क्वेश्चन में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ा अलग अलग। मेरे को बताओ, क्या सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्यों निकाले? फटाफट से बताओ मेरे को, इंशा बताएगी, मेरे को इंशा बताएगी और मेरे को कॉस्ट शीट में शो नहीं कर सकते ब्रैकेट में, ये चीज, ये चीज अगर आपका कॉस्ट शीट में अगर आप फिट कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली शो कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज दिस इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन, आप इसको वर्किंग का पार्ट भी बना सकते हो, कॉस्ट शीट का भी पार्ट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ध्रुव मैं पहले बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पे प्रेजेंटेशन जो है वो मेन पार्ट का होता है, वर्किंग जो है अगर आप मेन क्वेश्चन के अंदर दिखा दे रहे हो तो भी चल जाएगा, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। और कुछ वर्किंग ऐसी है जो वर्किंग नोट में दिखानी पड़ती, तो वो तो कोई बात ही नहीं। चलो अब ये हो गया, अब जो कॉस्ट शीट बनाएंगे दैट इज गोइंग टू बी योर मेन आंसर, जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। चलो मेन आंसर, मेन आंसर को थोड़ी विथ रिस्पेक्ट बनाया जाता है, जैसा कि तुम लोग को पता है। कॉस्ट शीट फॉर द वर्क ऑर्डर 2014, particulars, amount, serial number, %72 हो गया ना।
तो 27.6%। प्रॉफिट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, प्रॉफिट भी बोलता चेंज करने तो कर देते। चलो 30,876। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है किसी को? पहले बता दो चैट बॉक्स में, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ, कहीं पे कोई डाउट कोई समस्या तो बताओ। ये तीनों कॉस्टिक बनाना इंपॉर्टेंट है? नहीं अनुष्का, ये तो सेवा थी, सेवा मतलब ये नहीं बनानी है। सेवा देखो सुनो, जब भी मैं बोलता हूँ सेवा, दैट मीन्स हम लोग को क्वेश्चन ने नहीं मांगा है, हम अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। जबरदस्ती एग्जाम में करना है? नो, एग्जाम में नहीं करना है। एक्चुअल में क्या होता, अगर मैं तुम लोगों को ये वाली कॉस्ट शीट बना दिया, एब्जॉर्प्शन रेट्स निकाल दिया, उसके बाद सीधा मैं एब्जॉर्प्शन रेट को यहाँ पर छेड़ देता ना, तो तुम लोगों को वो कंफर्टेबिलिटी लेवल नहीं आ पाता कॉस्ट शीट बनाते टाइम। तो इसीलिए पहले मैं नॉर्मल एब्जॉर्प्शन रेट से कॉस्ट शीट बना के दिखा दिया कि एब्जॉर्प्शन रेट्स को कॉस्ट शीट के अंदर यूज कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट्स को कॉस्ट शीट के अंदर पे अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर सिखा दिया। तो ये सेवा है, ये हम लोग अभी नोट कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं बनाना। एग्जाम में क्या क्या बनाना है, एग्जाम में ये वाली कॉस्ट शीट बनानी है, ये वाली कॉस्ट शीट, ये एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने हैं, ये एब्जॉर्प्शन रेट्स के न्यू वर्जन निकालने हैं, जो 2014 में अपग्रेडेड वर्जन है वो निकालने हैं, और ये वाली कॉस्ट शीट बनानी। तो ये 4 काम आपको एग्जाम में करना है। ठीक है। ओके चलो नोट डाउन कर लो इसको, हो जाए तो बताना मेरे को, हो जाएगा तो बताइयो। ओके, अगर हो गया है तो बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर हो गया है तो बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। डन हो गया? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन रेट्स को नहीं छेड़ना है, बट इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस देके रखा है। तो जिस जिस बच्चे को, ओके ये तो सॉल्यूशन में तुम लोग को भेज ही दूंगा, तो तुम लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो जिसका छूट गया है। चलो फिलहाल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राइटिंग का इशू मत करो, ये तो तुम लोगों को गूगल ड्राइव में लाइव वाले बच्चों को ग्रुप में मिल जाएगा, जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे देख रहे होंगे उनको ये सारे नोट्स गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे, तो तुम लोग वहां से पिक कर सकते हो। तो राइटिंग का कोई इशू नहीं है, वैसे रिकॉर्डेड वाले बच्चों के पास तो ऑप्शन रहेगा पॉज करके देखने का। लाइव वाले बच्चे जो लुफ्त उठा रहे हैं, वो लुफ्त आप लोगों का बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को कहीं भी हम डिसएडवांटेज में रखेंगे। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। आपको मैं दे रहा हूँ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद मैं सॉल्विंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम है आपके पास।
नहीं एक्चुअल में कल तो ड्राइव की लिंक ही नहीं आई ना तुम लोग को, आ जाएगी ना वो तो। ठीक है चल 5 मिनट्स। ਅਗਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़िया बनाइया दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आन सी ओ नहीं आया मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी तां होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बड़िया बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे मजबूरी नू आन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावां च बावां च ओनू लुकावां कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़िया बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे चलो बच्चों चलो, नाउ इट्स माय टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। नहीं बना क्या बताओ, फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में। नहीं बना रास्ते में है, कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम लोग करो, मैं साइलेंट मोड में करता हूँ सॉल्व। तुम लोग अपने बुक से करो, मैं अपने बुक से साइलेंट मोड में करता हूँ।
ओके चलो देखो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों को ऐड कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 2,94,000 का। आई थिंक सबका आ गया होगा। इसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है ये वाले कॉस्ट शीट का, जो इसमें ओल्ड कॉस्ट शीट बनानी है। क्वेश्चन बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करना डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में। तो फैक्ट्री ओवरहेड है मेरा 24,000 का और मेरा डायरेक्ट वेजेस है 1,20,000 का, तो 20% आ गया। इस क्वेश्चन में कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है। ऑफिस ओवरहेड को बोला है एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ऑफिस ओवरहेड मेरा 17,640 का है और मेरा वर्क कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट 2,94,000 आया है, तो ये 6% आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला है कॉस्ट शीट बनाओ जिसमें तुमको मटेरियल लेना है 1250, लेबर लेना है 750 और प्राइस बताओ जिससे कि 20% प्रॉफिट कमा ले सेलिंग प्राइस पे। तो चलो डायरेक्ट मटेरियल इज व्हाट 1250, डायरेक्ट वेजेस 750, टोटल हो गया 2000। फैक्ट्री ओवरहेड 20% है 750 का 150, तो 2150 फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिन ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है बेटा 6% हमने निकाला था ना, 6% ऑफ व्हाट फैक्ट्री कॉस्ट 129, तो ये आ रहा है 1379। बताओ कितने बच्चों का यही आया है 1379। एक सेकेंड, 2150 प्लस 129 तो 2279 होता है। क्या कर रहा हूँ मैं, 2279 किसका है? हाँ हाँ वही, मैं सेल्स देखा तो मेरे को समझ, यस। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वेश्चन बोला है बच्चों आप ले लो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ले लो। अब देखना जब भी क्वेश्चन में हमको परसेंटेज ऑफ डैश दिया रहता है, डैश मतलब परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, जो भी दिया है दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। तो जिसका परसेंटेज दिया रहता है आप उसको एज्यूम कर लो 100, आप उसको एज्यूम कर लो 100, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो है नहीं, तो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट चाहिए। तो ये निकालने का टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। हाँ एज्यूम कर लो 100, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा 20% ऑफ 100 यानी कि 20। यस। अब कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है और प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 80। सिंपल। सेलिंग प्राइस मैंने 100 एज्यूम किया है, प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट 80 आ जाएगी। तो मुझे कोई बताएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, दैट इज व्हाट 25%। सिंपल। तो ये तरीका होता है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब 25% ऑन कॉस्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 25% ऑफ कॉस्ट 2279। तो ये आ रहा है 2848.75 इज योर सेल्स। दिस इज योर फाइनल आंसर 2848.75। बच्चों का भी यही आंसर आया मेरे ख्याल से, देख लो कहां पर गलती हुई होगी, ठीक है। 2848.75। अच्छा एक और चीज, इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपको सिंपली 20% ऑफ सेल्स देके रखा था तो दैट मीन्स 1/5 ऑफ सेल्स। ये कैसे आया भैया? अरे भाई 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5, तो दैट मीन्स 1/5 ऑफ सेल्स। हाँ तो 1/5 ऑफ सेल्स देके रखा है, तो जब भी आपको सेल से कॉस्ट में जाना है तो आप न्यूमरेटर सेम रखोगे, न्यूमरेटर सेम, और डिनोमिनेटर को करोगे, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला हमेशा सेम होगा, तो कुछ तो भी 1/, ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कुछ तो भी 1/, ऑफ कॉस्ट होने वाला है। क्या डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है?
डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करना है, सिंपल। क्या करना है, पहले तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकाल लेना है। 20% ऑफ सेल्स दिया है तो 1/5 निकाल लो। जो भी परसेंटेज, मान लो 30% दिया है तो 3/10। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि 30% दिया है तो आपकी ट्रिक यहाँ कैसे एप्लीकेबल, अरे है ना एप्लीकेबल, 30/100, तो इसको इसको काट दे, 3/10 हो गया, 3/10 ले लो, जहां तक कट रहा है वहां तक काटो ना, पॉइंट में मत ले आना आंसर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा ये, 1/4। जब सेल्स से कॉस्ट में जा रहे हैं माइनस करना है, जब सेल्स से कॉस्ट में जा रहे हैं करना है माइनस, जब कॉस्ट से सेल्स में वापस आएंगे सेम चीज करना है, बस करना है प्लस। क्या, न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर को करना है डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। बस यहां पर जो माइनस कर रहे हो वहां पर इसको प्लस करोगे, यहां पर जो माइनस कर रहे हो यहां पर इसको प्लस करोगे। फाउंडेशन में जो बच्चे पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा। ध्रुव पूछ रहा है क्या हमें ओल्ड वाली कॉस्ट शीट बनाना जरूरी है, यस ध्रुव, उसका मार्क्स रहता है, ओल्ड कॉस्ट शीट बनाने का मार्क्स रहता है, तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस एवरीवन एवरीवन। मुस्कान ही पूछ रही थी 1/5 1/4 करके नहीं निकाल सकते, मैं वही बताया, मुस्कान निकाल सकते हैं, जिन लोगों को नहीं आता होगा। कई सारे बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले रहते हैं, बीकॉम के थ्रू आए रहते हैं, कई सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम वाले रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हम लोग निकाल के रखते हैं, तो इसलिए बताना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 3/10 वाला लेते हैं, मान लो क्वेश्चन में दिया है 3/10 ऑफ सेल्स, तो इसको कॉस्ट पे के लिए कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला सेम, नीचे वाला 10 - 3 7 ऑफ कॉस्ट। अच्छा भैया अगर 3/10 ऑफ कॉस्ट दिया रहता तो सेल्स के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस, तो न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में 10 + 3 13 ऑफ सेल्स हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से चीजों को किया जा सकता है। अच्छा याद करने का तरीका, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, बहुत सिंपल है। मेरे को बताओ सेलिंग प्राइस बड़ी होती है कि कॉस्ट बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ी होती है कि कॉस्ट बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट कम होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट एडेड होता है। तो जब कॉस्ट से सेलिंग प्राइस जा रहे हैं तो कुछ तो भी बड़ा करना है, तो प्लस, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट आ रहे हैं तो कुछ तो भी छोटा करना है, तो माइनस। तो ऐसे ट्रिक है याद करने का। बाकी अपना सब्जेक्ट मैटर ये था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलो। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक मेरे साथ साथ में बनाते जाना, एक बार लिख लो फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा।
लो इसको नोट डाउन कर लो। उदय बोल रहा है भैया नोट करने का टाइम नहीं दिए। उदय मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, इसका बैकअप मिल जाएगा। हो सकता है क्या मेरा डेटा खत्म हो जाएगा अभी। देखो मुस्कान का डेटा आज फिर से खत्म हो रहा है। बैकअप तो बेटा तुम लोगों को फुल क्लास का मिलेगा, फुल क्लास का बैकअप मिलेगा। तुम लोग जब चाहो तब जो क्लास तुम लोगों की मिस हो जाएगी वो तुम लोग देख सकते हो बाद में। बट आप लोगों को लाइव आना है हर पॉसिबल डे में, क्योंकि लाइव क्लास का पर्पस कब सर्व होता है, जब हम क्लासेस को लाइव अटेंड करते हैं। यस, अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं लाइव क्लास के। चलो ये नोटिंग हो जाएगा तो मेरे को बताना, ठीक है। ये नोट हो जाए तो मुझे बताइए। हो गया नोटिंग? यस। चलो अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सुनना। जिसका नोटिंग बचा होगा थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते जाओ और सुनते भी जाओ। तुम लोग को पता है जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें दो सिचुएशन, हमको दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जब ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है। तो अगर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन तो हम लोग कर चुके कल, तो ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बस वहां पर लिखवा दिया हूं कि ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन में क्या करते हैं। बट जब आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है तब भी आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि आपको आपको फीफो मेथड यूज करना है या वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। मांशु बोल रहे मेरा फोन गर्म हो गया है, ठंडा करो उसको, ठंडा करो, ठीक है। सुनो, आपको क्वेश्चन बताएगा फीफो मेथड यूज करना है वेटेज। अच्छा भैया अगर क्वेश्चन नहीं बोला तो क्या करेंगे, तो फीफो मेथड यूज कर देना। लास्ट में एक नोट लिख देना कि मैंने फीफो मेथड यूज किया क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया था। क्या होता है फीफो मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय फीफो? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो स्टॉक पहले आया वो स्टॉक पहले बिक के चला जाएगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ऐसा हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टॉक पहले आया है वो पहले बिक जाएगा। ये होता है फीफो मेथड का मतलब। तो उस सिचुएशन में सारे बच्चे मेरे को सोचो और एकदम जोर से बताओ कि क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पहले आया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? वो गुड्स जो पिछले महीने बन गए थे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? वो गुड्स जो पिछले महीने बिक गए थे बट अभी तक बिके नहीं थे, तो इसलिए इस महीने आ गए। पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक जो कि इस महीने का ओपनिंग स्टॉक बना, तो वो पहले आए होंगे। अब सोच के देखो ओपनिंग स्टॉक जनरली कैसा होता है। जैसे मान लो मैं 5000 यूनिट्स बनाता हूं तो कुछ 200 यूनिट ओपनिंग स्टॉक होता है, 500 यूनिट ओपनिंग स्टॉक होता है, 1000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक होता होगा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या वी आर 100% श्योर कि जो ओपनिंग स्टॉक आया है वो अभी तक बिक भी चुका होगा? फटाफट से बताओ। क्या जो सेल्स की क्वांटिटी होने वाली है, जो भी सेल्स की क्वांटिटी होने वाली है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रहे हैं फीफो मेथड लगाते हुए कि ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया होगा, ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया होगा। यस। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर ओपनिंग स्टॉक बिक गया होगा, क्योंकि हम फीफो मेथड लगा रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया है, तो अभी जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसके अंदर कौन सी यूनिट्स है? दो टाइप की तो यूनिट्स होती है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है प्रोडक्शन। दो जगह से यूनिट्स आती है, एक ओपनिंग स्टॉक में पड़ी रहती है और एक जो मैं प्रोडक्शन करता हूं। तो अगर मेरी ओपनिंग स्टॉक की सारी यूनिट्स बिक चुकी है तो अभी जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स पड़ी है वो कहां से आएगी? अभी जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स पड़ी वो कहां से आ रही है? करंट ईयर वाली या करंट पीरियड वाली बोल सकते हैं, नई वाली, परचेज वाली नहीं अनिकेत, हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। तो अभी जो प्रोडक्शन वाली है, हाँ, तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन वाली यूनिट्स के ही कुछ पोर्शन क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं तो बहुत इजी है निकालना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मेरी इस पीरियड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितना खर्चा लगा इस पीरियड में डिवाइडेड बाय जितना यूनिट बनाया इस पीरियड में। अच्छा भैया ये तो सेम सेम सा लागे है, किसके जैसे? जो भैया आपने बताया था व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज नॉट प्रेजेंट। अगर तुम वैसे भी सोच के देखो तो फीफो मेथड क्या बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक बिक गया होगा,
फीफो मेथड क्या बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक बिक गया होगा। तो एक तरीके से देखें तो फीफो मेथड के अंदर हम यही मान के चल रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वेटेड मेथड। वेटेड मेथड क्या बोलता है, बेटा मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन जो इस पीरियड में प्रोडक्शन हुआ, जो ओपनिंग स्टॉक था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मैं बोलता हूं कि यार मेरा वेयर हाउस है, वेयर हाउस में मेरे ओपनिंग स्टॉक पड़े हुए थे पहले से, मैं अभी प्रोडक्शन किया, उसको भी वेयर हाउस में रखवा दिया, सब जाके अंदर मिक्स हो गए, मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा ओपनिंग स्टॉक था, कौन सा प्रोडक्शन था। कौन सा मेरा ओपनिंग स्टॉक था और कौन सा मेरा इस पीरियड का प्रोडक्शन था, आई एम नॉट इवन एबल टू आइडेंटिफाई द स्टॉक। तो मेरा कहना है कि क्या ओपनिंग स्टॉक और क्या प्रोडक्शन सब मिक्स हो जाता है वेयर हाउस में जाने के बाद। वेयर हाउस में जाने के बाद सारी चीजें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो उसका ये कहना है। तो उस सिचुएशन में वो बोलता है कि काम करो, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसका वैल्यूएशन कुछ इस प्रकार से करो कि आप ले लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी करंट पीरियड में हुई है, ये आपको कहां से मिल जाता है, कॉस्ट शीट में आता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ले लो और इसमें ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, हाँ, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन देख लो, कहां गया, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ओपनिंग स्टॉक है, हाँ ये देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका कॉस्ट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट नहीं दिया है, वो तो हमको निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट नहीं दिया है, वो तो हमको निकालना है, बट ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया हुआ है, कहां गया, ये देखो 200 टन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का 200 टन। ठीक है, तो वो बोलता है कि एक काम करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो जो हमको खर्चा हुआ इस पीरियड में, इसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कर दो ऐड इसमें भाई साहब। ठीक है, जो जो भी कॉस्ट लगी थी, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब जितनी यूनिट्स आप बनाए यानी कि इस पीरियड में, और जितनी यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में थी, तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जो वेटेड एवरेज अपन फाउंडेशन में स्टैट्स में पढ़े थे, वही वाला वेटेड एवरेज है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम वेटेड एवरेज निकाल लेते। तो ये तुम्हारा हो गया वेटेड एवरेज मेथड। समझ में आया। अब जैसे हमारा क्वेश्चन देखो, हमारे क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन फलाना फलाना। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सेलिंग 40 पैसे है, 30 है, ड्यूरिंग प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं पर मेथड स्पेसिफाई किया है, मेरे को बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं पर मेथड स्पेसिफाई किया है कि फीफो यूज करो वेटेज, ओपनिंग स्टॉक इज प्रेजेंट, ओपनिंग स्टॉक है ना क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तब तो मेथड की जरूरत ही नहीं है, बट ओपनिंग स्टॉक है तो मेथड बताना पड़ेगा, बट क्वेश्चन तो मेथड बताया ही नहीं। तो अब क्या करूं, बाय डिफॉल्ट फीफो मेथड लगा दो, नीचे एक नोट डाल दो, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक मेथड टू बी फॉलोड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आई जस्ट अप्लाइड फीफो मेथड, सिंपल। ठीक है, चलो एक बार वेटेज का एग्जांपल बता रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं वेटेड का एक बार एग्जांपल बताओ। अरे ऐसे क्यों करना, सेम क्वेश्चन में हम लोग फीफो से भी करेंगे वेटेड से भी करेंगे, सेम क्वेश्चन वी विल डू फ्रॉम फीफो एज वेल एज फ्रॉम वेटेड, सेम क्वेश्चन दोनों से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फॉर्मेट बनाते हैं कॉस्ट शीट का। फॉर द ईयर है, चलो तो जहां तक के कॉमन पोर्शन है, नॉर्मल वाले पोर्शन है, बिल्कुल इंशा मैं भेज दूंगा ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वहां तक तुम लोग भी साथ साथ में लिखते जाना, जहां पे एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है अगर लिखावटी कार्यक्रम स्टॉप कर देना। चलो एक एक करके लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000, परचेजेस 6000। अच्छा ये देखो, यहाँ पर परचेजेज है, कैरियज इनवर्ट देके रखा है ना, ऐड होगा, कैरियज इनवर्ट देके रखा है, ध्यान से ऐड होगा। ठीक है, और ये देखो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कैरियज इनवर्ट देके रखा है 100 रुपए का।
क्लोजिंग स्टॉक 1100 का है ना। प्लस लेबर डायरेक्ट लेबर। अगर देखो गलती से आईपैड की स्क्रीन अटक जाती है तो मेरे को तुरंत इन्फॉर्म कर दिए करो। दिन भर क्या है, मैं उधर स्क्रीन में नहीं देख सकता ना। यस। कैरियज आउटवर्ड रहेगा तो कहाँ ऐड करेंगे श्रेयांशी? कैरियज आउटवर्ड रहेगा, इसका मतलब टेम्पो का भाड़ा बेचने के समय। कैरियज आउटवर्ड मतलब मैं कैरियज आउटवर्ड सेलिंग के टाइम पे खर्चा कर रहा हूं, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट है। ठीक है, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट है। चलो ये हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया हमारा। चलो फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड्स में देखो, तुम लोग को दिखा देता हूं मैं एक बार। ये कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन और रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस आएगा। ठीक है, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। भैया रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस तो ऑफिस में भी आ सकता है। नहीं, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो मान के चल रहे कि रेंट्स एज्यूम्ड है। ठीक है, कि मान के चल रहे कि फैक्ट्री का खर्चा ही है, रेट्स रेट्स एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑफ द, क्या बोलते हैं, रेट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा तुम लोगों को पता है रेट्स का मतलब क्या होता है? अपने को रेंट का मतलब पता है, अपने को इंश्योरेंस का मतलब पता है। हम लोग पढ़ भी रहे हैं बहुत पहले से, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस साथ में दे रहे थे। रेट्स का मतलब क्या होता है? रेट्स का मतलब बेटा होता है ये ना, प्राइम कॉस्ट। रेट्स का मतलब क्या होता है? रेट्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ड्यूटीज लेती है ना, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह होता है ना, वो सब होता है तुम्हारा रेट्स। ठीक है, तो रेंट्स रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना है? 2000। और फैक्ट्री सुपरविजन 400। फैक्ट्री कॉस्ट 13,400 रुपये। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद सुनना, 600 हो गए, 6000 कहाँ पर? कहाँ पर 600 हो गए, 6000? 6000 तो एक है हमारा परचेजेस। इसके बाद देखो, ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेजेस हो गया। ये एक हमारा देके रखा है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक एक ब्लैंक है। ये तो सेलिंग प्राइस है। अगर आप देखोगे 3000 टन ऑफ कमोडिटी सेल हो गया, 40 पैसे पर टन सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी था 200 टन। कितना प्रोडक्शन हुआ? एक्स यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। मेरे को नहीं पता ना प्रोडक्शन, तो मैं एक्स यूनिट बोल रहा हूं। और क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 400 टन, और मेरा सोल्ड जो है वो है 3000। तो मेरे को कोई बता सकता है कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? मेरे को बताओ प्रोडक्शन। अगर 2000 टन मेरा ओपनिंग है, ये प्रोडक्शन है, ये क्लोजिंग है, और ये सेल्स है, तो मेरे को कोई बता सकता है कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? प्रोडक्शन बताओ, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बताओ कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? कैन आई से ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू गुड्स सोल्ड। मतलब जितना ओपनिंग था प्लस जितना प्रोडक्शन किया, ये हो गया मेरा टोटल। अब इसमें से इतना बचा है तो बाकी कहां गया? बिक गया। तो बाकी कहां गया? बिक गया। तो इज इक्वल टू गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया। तो ओपनिंग मेरा 200 टन देके रखा है, प्रोडक्शन मेरे को नहीं पता, और क्लोजिंग मेरे को 400 टन देके रखा है, और गुड्स सोल्ड हुए 3000। तो कैन आई से प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? 3000 प्लस 400 माइनस 200, 3200
टन इज द प्रोडक्शन। क्लियर एवरीवन? 2400 कुछ बच्चे बोल रहे थे तो मैं समझ गया तुम लोग यहाँ पर कुछ मिस्टेक की हो एनालिटिकल टाइप की। तुम लोग 400 को माइनस किए हो 3000 से और 200 को किए हो प्लस, तो 3200 टन आएगा तुम्हारा प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ये जो तुम्हारी 13400 रुपए की कॉस्ट आ गई है, 13400 रुपए की तुम्हारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है, इसके बाद तुमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? एडजस्ट करना है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्ट करना है। क्या मेरे को बताओ पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड दिख रहे हैं? चैट बॉक्स में बताओ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इन द क्वेश्चन। एवरीवन इधर आपकी सारी नजरें क्वेश्चन पे रहेगी और आप बताएंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस, तो एज सिंपल एज दैट कैन आई से दिस फैक्ट्री कॉस्ट इज एज गुड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों भैया क्यों? चलो याद दिला देता हूं तुम लोग को। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है ऑन एफजी एंड डब्ल्यूआईपी। उसके बाद डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट करते हैं, क्वेश्चन में नहीं है स्किप कर देंगे। तो उसके बाद आता है फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी, फिर एफजी को वो करने के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस करते हैं, तब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरे को बताओ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये सब आइटम नहीं है, तो क्लियर कट इन सबको स्किप करते हुए जो आइटम आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आ जाएगा, है ना? बोलो, यहां पर क्वेश्चन में ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डब्ल्यूआईपी है ना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, तो ये सब स्टेप को स्किप करते हुए क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब यहां पर लिखता हूं मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी जो कि क्वेश्चन में गिवन है 200 टन और उसकी कॉस्ट कितनी है? क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 800 रुपए। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी ये है 400 टन। दो तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। पहला तरीका ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। हमको इस क्वेश्चन में फीफो से ही निकालना है बट मैं तुमको दोनों से निकाल के दिखा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड, तो फीफो मेथड क्या बोलता है कि मैं ज्यूम कर रहा हूं कि जो ओपनिंग स्टॉक था वो बिक गया है, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर सिर्फ वो वाले यूनिट्स हैं, आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर सिर्फ वो वाले यूनिट्स हैं जो इस पीरियड में प्रोड्यूस हुए। तो कौन से यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? 3200 टन प्रोड्यूस हुआ है इस पीरियड में, 3200 टन प्रोड्यूस हुआ है और खर्चा कितना लगा? 13400 रुपए का खर्चा लगा। तो इसका मतलब 13400 रुपए का खर्चा लगा और इसके अगेंस्ट में मैंने 3200 यूनिट बना दिए। तो मेरे को बताओगे पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगी? पर यूनिट कॉस्ट बता दो इन द चैट बॉक्स। 13400 रुपए खर्चा हुआ और 3200 यूनिट बना दिया 3200 यूनिट बना दिया, 4.1875 ये लगा मेरा पर यूनिट कॉस्ट। अब मेरी क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं? 400 यूनिट्स है, 400 टन है, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? उसी को 4.1875 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है 1675। अगर मैं फीफो मेथड यूज करूं जो कि इस क्वेश्चन में मेरे को यही करना है, इस क्वेश्चन में मेरे को यही करना है, तो मैं वहां लिख दिया हूं। बाकी मैं वेटेड से भी करके दिखा रहा हूं। वेटेड मेथड क्या बोलता है? अरे यार क्या तुम अलग अलग बोल रहे हो, क्या ओपनिंग स्टॉक क्या प्रोडक्शन, गोडाउन में जाके सब मिक्स हो जाता है। तो आप एक काम करो, आपकी जो कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई है उसको ले लो और उसमें जो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है उसको भी ऐड कर दो। उसमें जो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है, ये देखो यहां पर है ना ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, ये देखो, ये दोनों को ले लो, दोनों को, और दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट कितनी लगी प्रोडक्शन और ओपनिंग स्टॉक को मिला के। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो टोटल यूनिट्स की जिनके ऊपर ये खर्चे हुए। तो 13400 खर्चा हुआ है 3200 यूनिट्स के ऊपर और 800 रुपए खर्चा हुआ है 200 यूनिट्स के ऊपर जो ओपनिंग स्टॉक थे। तो वेटेड में कितना आ रहा है? ये 13400 प्लस 800 ये हो गया 14200 डिवाइडेड बाय 3400, तो ये आ रहा है बेटा 4.1765। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 400 यूनिट से जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, 1671, राउंड ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक बार और बता रहा हूं, चलो एक सेकेंड। 13400 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 3400, 4.1675। हाँ सुनो, अब एक बार और बता रहा हूं मैं क्या हुआ यहाँ पर।
क्या हुआ अभी अभी यहाँ पर, कौन सी घटना घटी? हमने बोला कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 200 टन जिसकी कॉस्ट है 800 रुपए। हमने 3200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, वो हमने यहां निकाल लिया था, और उसकी कॉस्ट लगी है 13,400 रुपए। उसकी कॉस्ट कितनी लगी? 13,400 रुपए। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं स्पेसिफाई करेगा तो फीफो मेथड ले लेते हैं, नहीं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फीफो मेथड बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक था वो बिक गया होगा, तो वो बोलता है कि एक काम करो, जो इस पीरियड में आपने प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट ले लो और उसको डिवाइड कर दो इस पीरियड के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो आपका जो भी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा वो पर यूनिट कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 400, 400 से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ये बोलता है फीफो मेथड। वेटेड मेथड क्या बोलता है कि यार मुझे नहीं पता कौन सा ओपनिंग स्टॉक है कौन सा प्रोडक्शन है, गोडाउन जाके सब मिक्स हो गया है, तो एक काम करो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना आपका इस पीरियड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा प्लस जो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट था, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इस क्वेश्चन में भी गिवन था, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से जिनके ऊपर ये खर्चा हुआ है, तो दैट इज 13,400 रुपए 3200 यूनिट के ऊपर खर्चा हुआ है, और 800 रुपए 200 यूनिट के ऊपर खर्चा हुआ है। टोटल से डिवाइड कर दो तो 1671 आ जाएगा वेटेड के केस में। हम लोग इस क्वेश्चन में फीफो यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं किया था। बताओ सबको क्लियर है क्या? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन, क्लियर है सबको? दोनों भी मेथड क्लियर है सबको? 13,400 प्लस 800 माइनस 1675, क्लियर है? यस, सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ क्लियर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट हमको अच्छा एक सेकेंड, सेलिंग भी तो है यार, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0.4 रुपीज, और 3,000 टन सेल कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है 3,000 टन सेल कर रहा हूँ, तो इंटू 0.4 तो ये आ जाएगा 1,200 रुपए। $13,725 प्रॉफिट सेल्स, तो ये देखो सेल्स यहाँ से उठा लेंगे 15,000, $1,275 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? इंशा पूछ रही लीफो का यूज नहीं होगा, वैसे मैं आपको बता दूं एक बात, इंशा लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे तुम लोगों को पता होगा जो पढ़े हुए हैं, जिनको नहीं पता है उनको बताता हूँ, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर्स लेजर एक टॉपिक आएगा मटेरियल चैप्टर के अंदर, वहां पर यूज करेंगे हम लोग एक बार लीफो मेथड। बाकी लीफो मेथड को कोई भी लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, इतना बकवास बोलते, सब बोलते सबसे बकवास मेथड है लीफो मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मेरे को एक बात बताओ, मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री में लास्ट इन फर्स्ट आउट एक इनवैलिड कॉन्सेप्ट है, पूछो क्यों? मेरे को एक बात बताओ, दूध का बिजनेस करते हैं हम लोग, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, सोचो लास्ट इन फर्स्ट आउट लगा रहे हैं। लेस कुरकुरे चिप्स ये सब का बिजनेस करते हैं, सोचो लास्ट इन फर्स्ट आउट लगा रहे हैं। पानी बॉटल बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचते हैं, फास्ट फूड बेवरेजेस वगैरह बेचते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट लगा रहे हैं। कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है यार। मोस्टली इंडस्ट्रीज में लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फ्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डेट आ जाती है प्रोडक्ट्स की, है ना, एक्सपायरी डेट आ जाती है प्रोडक्ट की, तो ये फ्रॉड कॉन्सेप्ट, इसलिए लीफो मेथड रिकॉग्नाइज नहीं होता मोस्टली जगहों में। तो कॉस्ट शीट तो बोलता है मैं तो लगा ही नहीं रहा लास्ट इन फर्स्ट आउट, मैं नहीं लगा रहा भाई, तो मेरे को ना बोलो तुम। बाकी एक चैप्टर में लीफो मेथड यूज होने वाला है, दैट इज योर मटेरियल। चलो इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से सारे बच्चे, ठीक है? वेटेड मेथड हमारी सेवा वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज फॉर सेवा, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है तुम लोग का, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क है, वो तो मैं कल ही दे दिया था होमवर्क में। तो लीफो मेथड का कॉन्सेप्ट क्यों बना? पहले चलता था इसलिए, पहले चलता था, आजकल नहीं यूज में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क है, मैं अभी लिखवा दूंगा।
बस बस यहीं तक। ये देखो मैं तुम लोगों को होमवर्क दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क, कल भी होमवर्क था ये। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। तो ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में कल तक हो जाने चाहिए, ठीक है। अनुष्का बोल रही है 8 तो करा दो हमें आज। अनुष्का कल करेंगे 8, 7, 8, 9, 10 सीक्वेंस में, कल चारों क्वेश्चन स्टार्टिंग में करेंगे। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर क्या है ये बताओ पहले। 8th का आंसर बताओ क्या है, मेरे को बताओ। टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ। अच्छा स्क्रीन अटक गया, ये दिल अटक गया है, ये स्क्रीन अटक गया है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क ZYX तक, ठीक है। 6,74,000 इज द फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहे बच्चे, ओके। चेक करना पड़ेगा इसको एक बार। चलो ठीक है, इसको तो करेंगे कल सॉल्व। आज के लिए बस इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, है ना। हैवी थी आज की क्लास, तो इस वजह से एक और क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। बाकी ये 4 होमवर्क तुम लोग को करके आना है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेंगे और आज की क्लास फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अनुष्का बोल रही हाँ बहुत ब्रेन यूज हो गया आज, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।